हमारे सभी युवा स्टूडेंट बड़ी ध्यान से सुनेंगे। एक शायर ने कहा है कि रात भी, नींद भी, कहानी भी। रात भी, नींद भी, कहानी भी, वाह क्या चीज़ है जवानी भी। लेकिन आपके लिए नहीं, आपके लिए क्या है कि रात भी, नींद भी, तन्हाई भी, वाह क्या चीज़ है पढ़ाई भी। वाह क्या चीज़ है पढ़ाई भी। नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हिंदी के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज हम उनको बड़ी सरलता से सीखेंगे, चर्चा करेंगे। आइए बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए देखते हैं आज की क्लास 20 प्रश्नों की एक क्लास है, जिसमें आपको देखना है कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, कितने प्रश्न आप सही से हल कर पाते हैं। देखिए, अभ्यास प्रश्न हिंदी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न पर आज हम अभ्यास करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है आज का, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों के सहयोग से बोली जाती हैं। वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों के सहयोग से बोली जाती हैं। स्वर हैं अथवा व्यंजन हैं अथवा स्वर व्यंजन दोनों हैं अथवा दीर्घ स्वर हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का व्यंजन जो हैं वे दूसरी ध्वनियों के सहयोग से बोले जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है का, नीचे ऐसे हलंत रहेगा। अब ये का है अक्षर, ये स्वर रहित है। जब इसमें हम आ का स्वर मिलाएंगे, समझने की बात है, ध्यान से समझिएगा, जब हम आ मिलाएंगे तब ये अपने पूरे रूप में आएगा। इस तरीके से ये होगा का। अब इसका हम उच्चारण का कर सकते हैं। ऐसा ही प्रत्येक व्यंजन के साथ होता है। तो व्यंजन दूसरी ध्वनियों अर्थात स्वरों के सहयोग से ही बोले जाते हैं, जबकि स्वर अपने में स्वतंत्र हैं, उनका उच्चारण ऐसे ही संभव है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत आने वाला ये क्वेश्चन है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर, 14 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। समझ गए? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है अनुज। ये एक शब्द है अनुज। अनुज शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, ये पूछा जा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, शब्द के अंत में जो शब्दांश लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और शब्द के प्रारंभ में जो शब्दांश लगता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो अनुज शब्द है, इसमें कौन सा हम प्रत्यय लगाएंगे जो ये स्त्रीलिंग हो जाए शब्द? तो इसमें आ लगाएंगे, तब यह बनेगा अनुजा। क्या बनेगा? अनुजा। अनुजा का अर्थ होता है छोटी बहन, जिसने हमारे बाद में जन्म लिया। अनु का मतलब बाद में या पीछे, और जा का तात्पर्य है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाली। अनुजा, अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई, अनुजा का अर्थ होता है छोटी बहन। अग्रज बड़ा भाई, अग्रजा बड़ी बहन। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? 4 शब्द दिए हुए हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार की संधि अवश्य हुई है, लेकिन आपको बताना है स्वर संधि किस में हुई है। मनोहर में, या नमस्कार में, या पवन में, या फिर जगदीश में। देखिएगा, मनोहर जो है ये है मनः और धन हर से बनेगा मनोहर, अर्थात विसर्ग संधि है। नमस्कार जो है ये बनेगा नमः धन कार, अर्थात विसर्ग संधि है। समझ गए? और जगदीश जो है ये बनेगा जगत धन ईश,
ये व्यंजन संधि है। यहाँ पर ध्यान देने की बात एक और है, जगत में ता जो है इसमें हलंत रहेगा, नीचे हल लगेगा जगत, जगत में ता पूरा नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। व्यंजन संधि का उदाहरण है पवन, ऑप्शन नंबर 3 पर बिल्कुल सही है। अयादि संधि है और ये स्वर संधि के अंतर्गत आती है। इसका यदि विच्छेद पूछ लिया जाए तो होगा पो धन अन, पो धन अन से बनेगा पवन, समझ गए। अगर पौ होता यहाँ पर पौ धन अन से हो जाता पावन, है ना। अब और आब ये इसमें भेद रहता, तो पो धन अन से बना पवन अयादि संधि है और स्वर संधि के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 पर लिखा हुआ है पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कपट, मूर्खता, निद्रा, पुस्तक। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए, पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, पुस्तक पढ़ ली, कौन सी पुस्तक है, अर्थात स्त्रीलिंग। निद्रा, नींद, नींद आ गई, निद्रा आ गई, निद्रा नहीं आती, तो ये स्त्रीलिंग है। मूर्खता, यह उसकी मूर्खता है, उसने मूर्खता की, अर्थात ये भी स्त्रीलिंग है। कपट शब्द जो है ये पुल्लिंग है और यही इस प्रश्न का बिल्कुल शुद्ध उत्तर, सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब, पुल्लिंग शब्द है कपट। अगला क्वेश्चन नंबर 6, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? यह प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर आता है। जठराग्नि या बड़वाग्नि या फिर दावाग्नि या कृषाणु। तो देखिए, जठराग्नि कहते पेट की आग को अर्थात भूख, और बड़वाग्नि कहते हैं समुद्र की आग को। इसका संबंध समुद्र से है और इसका संबंध पेट से है, और दावाग्नि जो है इसका संबंध जंगल से है। समझ गए? ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। दावाग्नि का मतलब है जंगल में लगने वाली आग। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उससे ये प्रश्न लिया गया। कृषाणु का अर्थ होता है आग, साधारण। कृषाणु ये आग का, कृषाणु जो है ये आग का पर्यायवाची है, कृषाणु। अनल, हुतासन, वहन, वृक, पावक, दहन, कृषाणु, ये सब आग के पर्याय हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। उसने लड़की से पत्र लिखवाया, वाक्य में क्रिया है, कौन सी क्रिया है ये पूछ रहा है। संयुक्त है, प्रेरणार्थक है, पूर्वकालिक है या अनुकरणात्मक है? क्वेश्चन नंबर 7, सोचिए कौन सा विकल्प इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए आप इसमें से कितने सही हल कर पाते हैं। देखिए, उसने लड़की से पत्र लिखवाया, अर्थात खुद पत्र लिखने का कार्य नहीं किया गया, किसी दूसरे से लिखवाया गया, तो यहाँ पर यह है प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। प्रेरणा दे करके दूसरे से कार्य कराया जाता है जहाँ पर, वहाँ होती है प्रेरणार्थक क्रिया। समझ गए? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जहाँ पर एक क्रिया होकर के दूसरी क्रिया, जैसे वह खाना खाकर सो गया, तो खाना खाना यानी खाकर और फिर सोना, ये 2 क्रियाएं हो गई, तो खाकर सो गया तो पूर्वकालिक क्रिया का ये उदाहरण होगा। लेकिन यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है, उसने लड़की से पत्र लिखवाया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है पूछ रहा है। सुरेश में या विदेश में या सुयोग में या अत्यधिक में? किसमें नहीं है उपसर्ग? देखिए, विदेश जो है इसमें वी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। सुयोग में सु उपसर्ग है। अत्यधिक में
अति उपसर्ग है। कौन सा है? अति। अति धन अधिक, यण संधि अत्यधिक होगा। सुरेश में उपसर्ग नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। सुरेश शब्द कैसे बना? सुर और धन ईश से बना है। सुर देवता को कहते हैं और ईश अर्थात देवताओं का जो स्वामी है, सुरेश इंद्र को कहते हैं। सुर धन ईश हो गया सुरेश, और गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, इसमें उपसर्ग नहीं है। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 पर लिखा हुआ है, पर्वत के पास की समतल भूमि को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, वेरी वेरी मोस्ट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पर्वत के पास की समतल भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका या अधित्यका या मैदान या कृषि? देखिए, पर्वत जो है, पर्वत के नीचे की पास की जो समतल भूमि होती है उसको कहा जाता है उपत्यका। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। उपत्यका। और एक शब्द लिखा हुआ है अधित्यका। ये अधित्यका जो लिखा हुआ है, अधित्यका का अर्थ होता है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। पर्वत के ऊपर ऊंचाई पर की जो समतल भूमि है उसे अधित्यका कहते हैं यहाँ पर। और पर्वत के नीचे की पास की जो समतल भूमि होती है उसे उपत्यका कहते हैं। याद कैसे करेंगे? समस्या ये है कैसे याद रखें, ये कौन अधित्यका कौन सी है और उपत्यका कौन सी है। तो बहुत सरल तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए, नीचे की जो भूमि है इसमें उप लगा हुआ है, उपत्यका। उप से ऊपर पर दिमाग चला जा रहा है। जहाँ दिमाग आपका ऊपर जाए, अर्थात ऊपर जैसा जहाँ पर संकेत लगे उपत्यका, वो बिल्कुल अपोजिट होगा, वो नीचे की भूमि होगी। बस ये याद रखना है। जहाँ पर लिखा है उपत्यका तो समझिए नीचे की भूमि होगी। पर्वत के पास की समतल भूमि अर्थात नीचे जो समतल भूमि होती है, ये पर्वत के पास की या पर्वत के नीचे की समतल भूमि, ऐसा प्रश्न आ सकता है। और जहाँ पर ऊप नहीं लगा है, अधित्यका है, वो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि होगी। ये ध्यान रखना है। यहाँ जो इसमें जो है अपोजिट संबंध है, आपको ये निकालना है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ये पूछा गया है। प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? प्रसाद या निराला को कहते हैं, या पंत को, या महादेवी वर्मा को? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, पंत को। पंत अर्थात सुमित्रानंदन पंत, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति पर इन्होंने बहुत सी अच्छी कविताएं लिखी हैं, इसलिए इनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्रकृति का सुकुमार कवि इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, पंत। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर लिखा हुआ है, चंपू का क्या अर्थ है? चंपू, चंपू का क्या अर्थ है, ये पूछा गया है। चंपू, देखिए, चंपू एक काव्य की एक विधा होती है। कौन सी होती है? पद्य रचना है, या गद्य रचना है, या गद्य पद्य मिश्रित रचना है, या आंचलिक काव्य को कहते हैं चंपू। तो ध्यान से समझिएगा, चंपू कहते हैं गद्य और पद्य मिश्रित रचना को चंपू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ऐसी रचना जिसमें गद्य भी रहता है, बीच बीच में पद्य कविताएं भी उसमें शामिल रहती हैं, ऐसी रचना को कहते हैं चंपू काव्य। चंपू, समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। री का उच्चारण स्थान बताइए। ये रिर जो एक स्वर है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा, या दंत होगा, या कंठ होगा, या मूर्धा? उच्चारण स्थान सोचिए। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए, तालु उच्चारण स्थान च वर्ग का होता है। च छ जा झ या, इसका उच्चारण स्थान होता है च वर्ग का तालु। और दंत उच्चारण स्थान होता है त वर्ग का, ता था दा धा ना। ये जब पंक्ति आप बोलेंगे तो आपकी जिह्वा आगे दांतों में टच होगी, इसलिए दंत उच्चारण स्थान। कंठ अर्थात इसका उच्चारण कंठ गले से होता है, अंदर गहराई से, ये क वर्ग होता है। कौन सा?
का वर्ग। इसके साथ अन्य भी वर्ण हैं, जैसे हा का भी उच्चारण स्थान कंठ है, लेकिन मुख्यतः वर्ग की बात हम बता रहे हैं। चवर्ग होगा तालु, उच्चारण स्थान टवर्ग का दंत, और नहीं तवर्ग का दंत, ये ता है यहाँ पर, ता, और ता था दा धना ये दंत हो गया, और कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा। मूर्धा जो है ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही इसका जवाब होगा। ऋ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा का तात्पर्य है ऊपर वाले दांतों के पीछे का हिस्सा जो है तालु के पास का, उसे मूर्धा कहा जाता है। जब ऋ का उच्चारण स्थान कहेंगे तो जिह्वा का अगला हिस्सा वहाँ पर टच होगा, इसलिए इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है ऋ का। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13, पति पत्नी का जोड़ा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। पति पत्नी का जोड़ा के लिए शुद्ध शब्द कौन सा है, ये पूछा गया है। शुद्ध शब्द कौन सा है? दंपति, दंपति, वर कन्या, विवाहित। बहुत अच्छा प्रश्न है, सोचिए क्या होगा इसका सही उत्तर। वर्तनी से भी आपका ये क्वेश्चन मिलता जुलता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है दंपति। यही सही है, दंपति गलत है। बिल्कुल 100% समझ लीजिएगा, दंपति गलत है वर्तनी, दंपति सही होता है, और दंपति का अर्थ होता है पति पत्नी का जोड़ा। बाकी इसमें से इस प्रश्न के अनुसार कुछ भी सही नहीं। समझ गए? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा वाला कौन सा विकल्प है, ये पूछ रहा है। आलसी, चोर, सत्यवादी, चोरी। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? आलसी जो है ये तो विशेषण है, समझ गए। चोर ये भी विशेषण है, सत्यवादी ये भी विशेषण है, चोरी ये है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। चौथा विकल्प इसका बिल्कुल सही है, चोरी। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा वह है जिसे न तो देखा जा सकता है और न स्पर्श किया जा सकता है। न आप उसे छू सकते हैं न देख सकते हैं, केवल उसका अनुभव होता है। चोरी को आप नहीं देख सकते, चोर देख सकते हैं, समझ गए। चोरी में जो वस्तु गई है उसे देख सकते हैं, है ना भाई, कोई वस्तु बरामद हो जाए उसे देख सकते हैं, लेकिन चोरी एक वो प्रक्रिया है, चोरी को नहीं देख सकते। तो चोरी शब्द जो है वह है भाववाचक संज्ञा। जैसे मित्रता, मित्र को देख सकते हैं, शत्रु को देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन शत्रुता, मित्रता, सच्चाई, झूठ, चोरी, ये सब हैं भाववाचक संज्ञा। इन्हें न तो आप देख सकते हैं न स्पर्श कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भानुदय में कौन सी संधि है, ये पूछा जा रहा है। भानुदय में कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, या फिर व्यंजन संधि। कौन सी संधि है भानुदय में? सोचिए। प्रश्न संख्या 15, देखिए भानुदय शब्द कैसे बना है। भानु, ये है भानु, और धन उदय, है ना, मतलब सूरज का उदय होना। तो यहाँ का ऊ, ना में जो ऊ की मात्रा और यहाँ का ऊ आपस में मिलेंगे तो बनेगा दीर्घ ऊ, और शब्द बनेगा भानुदय, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर समान स्वर हैं और ये दीर्घ हो जाएंगे, स्वर ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पर होगी दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट, समझ गए। 15 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, दीर्घ स्वर संधि है भानुदय। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर लिखा हुआ है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी किसकी है भैया? ध्यान से देखिएगा, समझिए इसको। निरोग, या फिर निरोग, या निर्दयी, या दयालु।
बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? केवल एक ही सही है, बाकी 3 गलत हैं, ये भी क्लियर है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, निरोग। यही सही होता। निरोग गलत है, निर्दयी गलत है, दयालु गलत है। गलती इनमें क्या है? देखिए, निरोग तो ये सही होता है, इसलिए गलत है। निरोग ना में दीर्घ ई की मात्रा रहेगी, न कि ह्रस्व ई की। समझ गए? निर्दयी कोई शब्द ही नहीं होता है। बोलचाल में जो भी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। शब्द होता है निर्दय। क्या होता है? निर्दय। दयालु कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है दयालु। क्या होता है? दयालु। दया में आलू प्रत्यय लगा है तो शब्द बनेगा दयालु, छोटा ऊ की मात्रा रहेगी। ये निर्दय होगा। और ये निह धन रोग से बना है। निह और धन रोग विसर्ग संधि है, तब बनेगा निरोग। जैसे निह धन रव, समझिएगा, ऐसे अन्य शब्द हैं। निह धन रव, तब बनेगा नीरव। रव का अर्थ होता है ध्वनि, आवाज। नीरव जहाँ कोई ध्वनि न हो। नी धन रस, नीरस जिसमें कोई रस न हो। तो नीरस, नीरव। वैसे ही है नीरोग, जिसमें कोई रोग न हो, वह है नीरोग। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। दोहा के प्रथम चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी होती हैं? 11 या 9 या 13 या फिर 12? कितनी मात्राएं होती हैं दोहा के प्रथम चरण में? दोहा में 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4, तब दोहा छंद बनेगा। इसके प्रथम चरण में मात्राएं होती हैं 13, दूसरे में 11, फिर तीसरे में 13 और चौथे में 11। समझ गए? मेरी भव बाधा हरो, एक चरण हो गया। मेरी, समझिए थोड़ा, यहाँ पर छंद के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा, इससे भी प्रश्न आते हैं। मेरी भव बाधा हरो, ये मेरी भव बाधा हरो। फिर आगे होगा राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। तो मेरी भव बाधा हरो एक चरण हो गया। 13 मात्राएं। मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं? मेरी मात्रा का काव्य में तात्पर्य यह होता है, किसी भी शब्द के उच्चारण में, किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहा जाता है। समझ लीजिएगा, ये नहीं है कि माँ में ए की मात्रा लगी, रा में बड़ी ई की मात्रा, ये नहीं, ये तो अलग चीज हो गई। माँ, ये में जो है, इसमें जो समय लगेगा, कम समय लगेगा तो 1 मात्रा, और ज़्यादा समय लगेगा तो 2 मात्राएं, और बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो 3 मात्राएं होती हैं। उसे प्लुत कहा जाता है, जिसका प्रयोग संस्कृत में होता है। हिंदी में केवल 1 मात्रा और 2 मात्रा, अर्थात ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा, या फिर कह लीजिए लघु मात्रा या फिर गुरु मात्रा। अब जैसे मेरी है, इसका सिंबल होता है ऐसे 1 की तरह बना दीजिए तो 1 मात्रा हो जाएगा, है ना। अब मेरी में 2 मात्राएं हैं, इसको ऐसे बनाते हैं जैसे अंग्रेजी का यस बनाते हैं आप, उस तरीके से। मे और री, इसमें भी 2 मात्राएं। समझ गए? मेरी। फिर यहाँ पर भव, देखिए इसमें 1 मात्रा और इसमें, चलो हम नीचे लिख रहे हैं यहाँ पर, मे री भ व, 1 मात्रा। बा धा, 2 मात्राएं हैं। ह 1 मात्रा, रो 2 मात्रा। अब आप गिन लीजिए, 13 हो गई। 2 2 4 5 6 2 8 2 10 1 11 और 12 13। ये 13 मात्राएं कंप्लीट हो गई। दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। समझ गए? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। अब जो इसके बाद चरण होगा उसमें 11 मात्राएं होंगी, फिर जो चरण आएगा उसमें 13 फिर होंगी, और चौथे में फिर 11 होगी। समझ गए? अर्ध सम मात्रिक छंद है ये। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। अघोष वर्ण
कौन सा है? अघोष वर्ण पूछा जा रहा है। अघोष और सघोष, अघोष और सघोष आपने पढ़े होंगे। कैसे हम पहचान करेंगे? देखिए कौन सा अघोष है, ता है या बा है या फिर माँ या फिर गा। अघोष का सूत्र होता है सबसे सरल और सटीक, यही है अघोष 12 सा सा सा। ये आप याद कर लीजिए, अघोष 12 सा सा सा। ये जो सा होते हैं, अघोष 12 सा सा सा, अघोष 12 सा सा सा, ये सब होते हैं अघोष। 12 का मतलब है जो 5 वर्ग होते हैं उनका प्रथम और द्वितीय वर्ण, है ना। जैसे तवर्ग है ता था दा धा ना, तो ता पहला है और यहाँ पर 12 लिखा, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। ऑप्शन नंबर 1 ता जो है ये अघोष वर्ण है। अब ऑप्शन नंबर 2 पर लिखा है बा, ये बा प वर्ग का है, पा फा बा, ये तीसरे नंबर पर आता है, इसमें तीसरा नंबर नहीं है, इसलिए ये अघोष नहीं है, ये है सघोष। कौन सा है? सघोष। फिर ये माँ है, पा फा बा भा माँ, ये भी अघोष नहीं है, समझ गए, ये सघोष है। का खा गा तीसरे नंबर पर, ये भी अघोष नहीं है, सघोष है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, ता जो वर्ण है वो अघोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 पर लिखा हुआ है तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द पूछा जा रहा है, कौन सा है? ऊंट, आँख, दुग्ध, काठ। देखिए ऊंट जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है उष्ट्र। क्या होता है? उष्ट्र, ये होता है इसका तत्सम। आँख तद्भव है और इसका होता है तत्सम अक्षी। क्या होता है? अक्षी। दुग्ध जो है बिल्कुल सही है, ये तत्सम ही है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है और इसका तद्भव होता है दूध। समझ गए? काठ ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है काष्ठ। काष्ठ होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का दुग्ध जहां पर लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 20। कलम का सिपाही में किसका जीवन चित्रण है? कलम का सिपाही यह एक जीवनी है। क्या है? जीवनी। और जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा अपने द्वारा लिखी जाती है। ये आत्मकथा और जीवनी में अंतर होता है। जीवनी कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है दूसरे व्यक्ति की, उसके पूरे जीवन, उसका पूरा जीवन चित्रण उसमें करता है। और आत्मकथा वो लेखक स्वयं लिखता है अपनी। तो ये जीवनी है, किसकी है ये पूछा जा रहा। अज्ञेय की, इसमें किसका जीवन चित्रण है? अज्ञेय का, या फिर प्रेमचंद का, या तुलसीदास का, या प्रसाद का? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, प्रेमचंद का जीवन चित्रण है, प्रेमचंद की जीवनी है। उसका नाम है कलम का सिपाही। और इनके पुत्र जो हैं अमृत राय, उन्होंने इसे लिखा है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। बस इस श्रृंखला का ये अंतिम प्रश्न था। अब आप लोग देखें कि आपने इसमें से कितने प्रश्न सही हल कर लिए हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।